हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग रेस्पिरेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। सबसे पहले हम जो हमने पिछला वीडियो बनाया था मैंने इस टॉपिक पे, उस पे हमने न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस किया था और देखा था किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिशन अपने फूड से ड्राइव करते हैं और इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी रिलीज करने के लिए, ताकि वो अपने दिन भर की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस उनके रेगुलर रूप में चल सके। ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है या फूड की जरूरत किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों होती है, ताकि वो उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कर सके। फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल वो करता है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जो ये टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेस डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन है, फिर रेस्पिरेशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। तो आज के इस टॉपिक में हम रेस्पिरेशन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो जो आपने फूड कंज्यूम कर लिया, मतलब जो न्यूट्रिशन आपने डिराइव कर लिया फूड से, अब उसे एनर्जी कैसे रिलीज करनी है, ये कैसे रिलीज होती है, ये आज के हम टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है ना। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन प्रोसेस इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो खाना आपने लिया, जो आपने खाना खाया, जिसे आपने न्यूट्रिशन ड्राइव किया, वो उससे क्या आप करते हो, उससे आप एनर्जी रिलीज करते हो ताकि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सको। ठीक है। तो respiration is one of the essential process carried out by all living organism to survive। जिंदा रहने के लिए, सरवाइव रहने के लिए रेस्पिरेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में इस फूड में से एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि फूड ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओनली। ठीक है ना। जब आपने एक बार खाना खा लिया, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो गया और आपका फूड एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, आपके ब्लड में और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब जब खाना हर सेल तक पहुंच जाता है, ये एब्जॉर्ब फूड हर सेल में पहुंच जाता है, तो अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होता है ना। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी को रिलीज करता है और इस एनर्जी का इस्तेमाल ऑर्गेनिज्म करता है अपने अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रोसेस कैरिड आउट बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, भले ही वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, मतलब यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। अगर वो लिविंग बींग है तो उसमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। Respiration is a metabolic process that provides the energy organism need for growth, repair and movement and occurs in all organism। Respiration एक metabolic process है जिसमें energy रिलीज होती है। इस एनर्जी की जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ के लिए, है ना। हाइट बढ़नी है या बॉडी डेवलप होनी है या मसल्स बिल्डअप होने हैं, उसके लिए रिपेयर के लिए, है ना। कुछ आपके कहीं स्क्रैच लग गया, कट लग गया या अंदर के कुछ सेल्स डैमेज हो गए, उसके रिपेयर के लिए। और आपको को मूव करना है यहाँ से वहां, उस सब चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी किस प्रोसेस से आती है, रेस्पिरेशन से आती है। तो रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, जिसकी जरूरत होती है ग्रोथ, रिपेयर और मूवमेंट के लिए, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स वी ईट आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एनर्जी। अगर आसान भाषा में हम बोले तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाए उसको एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया। यानी कि जो भी पोषण तत्व हमने लिए, जो भी फूड हमने लिया, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में। क्योंकि इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। Every living species, from a single-celled organism to dominant multicellular organism, perform respiration। हर एक लिविंग स्पीशीज, वो चाहे सिंगल सेल से बना हुआ हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, मतलब कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो या कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, हर कोई रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है।
It is a biochemical process that occurs within the cells of the organism. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर होता है ना। और आपको पता है कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ईच सेल रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। हमें पता है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरीके से सेल से मिलके बना है, तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और हर एक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो एक्चुअल में वो फंक्शन कहाँ परफॉर्म होता है, सेल्स के अंदर। तो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और सेल को अपना फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है फूड से, ये सेल्स के अंदर ही रिलीज होती है, ठीक है। Therefore, respiration that takes place at the smallest level of our body is that is cellular level is called cellular respiration. तो respiration जो हमारे बॉडी सबसे स्मॉलेस्ट लेवल यानी कि सेल के लेवल पर हो रही है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और उसमें होता वही है कि जो फूड है उसमें को ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। The process ensures that each cell performs its functions perfectly. इस प्रोसेस से ये चीज इंश्योर होती है कि हर एक सेल अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है। In this process, the energy is produced by the breakdown of glucose, which is further used by cells to perform various function. Actually, respiration का जो प्रोसेस होता है उसमें जो हम फूड खाते हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी किस के रूप में रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी का फुल फॉर्म आप याद रखो, ये पूछ लेते हैं। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो हमने जो फूड खाया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो डाइजेस्ट हो गया और कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड होता है या ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और एनर्जी जो रिलीज होती है वो एक कंपाउंड के फॉर्म में रिलीज होती है जिसको हम एटीपी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जब हमको एनर्जी चाहिए होती है तो हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी रिलीज कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में सारी एनर्जी स्टोर रहती है। क्लियर? इन रेस्पिरेशन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जनरली हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन में, क्या करते हो आप, जब सांस अंदर लेते हो तब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और जब सांस छोड़ते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, व्हाई डू वी रेस्पायर? छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है क्यों रेस्पायर कर रहे हो, बिकॉज यू नीड एनर्जी फॉर योर सर्वाइवल। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो आपको रेस्पिरेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस होता है जिससे फूड ऑक्सीडाइज होके एनर्जी को रिलीज करता है, राइट। इवन व्हेन वी आर ईटिंग और स्लीपिंग वी नीड एनर्जी। सो हम रहे हम या हम खाना खा रहे हैं तभी हमको एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब तुम सो रहे हो तो तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, डिफरेंट हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, अंदर बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी किससे रिलीज होती है? ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज होती है। तो इसलिए हम रेस्पायर करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए सर्वाइवल के लिए। एनर्जी सिर्फ आप काम करते वक्त एनर्जी नहीं चाहिए होती है, आप खा रहे हैं तो भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, आप सो रहे हैं तब भी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जब हम सोते हैं तब परफॉर्म होते हैं। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? ये सारी एनर्जी आती है फ्रॉम फूड। इट कम्स फ्रॉम फूड एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट कन्वर्ट्स द फूड इनटू एनर्जी। आसान भाषा में आप बोलो तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है।
While breathing, we breathe in air that contains oxygen and we breathe out air rich in carbon dioxide. है सिंपल फिनोमेना अभी भी हमने डिस्कस किया. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं. जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं. As we breathe in, the oxygen-rich air is transported to all parts of our body and ultimately to each cell. तो एक इसको सिंपल सा प्रोसेस मैं बता रही हूँ. जब तुम ब्रीद इन करते हो तो ऑक्सीजन को तुम इनहेल करते हो और वो लंग्स में जाती है, ठीक है. और फिर लंग्स में जो ब्लड प्रेजेंट रहता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, और जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो साथ में ऑक्सीजन भी उसके साथ सर्कुलेट करती है, और जिस जिस सेल को रिक्वायरमेंट होती है उस सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है. मतलब हमारे हेड से लेके टिप ऑफ द टो तक हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होके, ब्लड में कंबाइन होके ये पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है, हमारे पूरे शरीर के हर एक कोने तक पहुंचती है. भले ही हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या किसी एनिमल की बात करें या प्लांट्स की बात करें, हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेके जाता है, ठीक है. हाँ, मैकेनिज्म अलग अलग हो सकता है कि प्लांट्स में अलग तरीके से होता है एंड डिफरेंट एनिमल्स में अलग तरीके से होता है, ह्यूमन बीइंग्स में अलग तरीके से हो सकता है. लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना. एज वी ब्रीथ इन, द ऑक्सीजन रिच एयर इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. Inside the cell, the food present in the form of glucose is broken down into carbon dioxide and water with the help of oxygen. अब जब सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो सेल में पहले ही तुम्हारा ऑलरेडी एब्जॉर्ब फूड पहुंच चुका है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के रूप में ब्लड ने जो फूड है ऑलरेडी सेल तक पहुंचा दिया. अब जब सेल के पास ब्लड के ही थ्रू ऑक्सीजन भी आ गई तो ये ऑक्सीजन आपके इससे कंबाइन होके क्या करेगा, हाँ, ये ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि एनर्जी आपकी एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी. और जब जब आपको रिक्वायरमेंट होगी एटीपी का आप इस्तेमाल करके एनर्जी को यूज कर लेते हैं, है ना. देखो ये लोग इस तरीके से इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ब्रीद इन कर रहा है तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, और आपका किस तरीके से आपका जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी रिलीज कर रही है, ठीक है. तो दो लेवल पे होते हैं, तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में भी कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं. आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, ये सब सेल के ही सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो इनके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है. तो जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल के लेवल पर हो रहा है ना, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम कहते हैं. The process of breakdown of glucose to release energy, which can be utilized by our body to perform daily chores, like walking, sitting or even thinking, is known as respiration. तो ये इसी को हम respiration बोलते हैं. डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज कर सके. जिस एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं डेली चोर्स यानी कि वॉकिंग, सिटिंग और यहाँ तक कि सोचने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए होती है. और ये सारी एनर्जी हम कहाँ से आती है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अब क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. अब आपने फूड जो खाया था वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करेगा. अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज अलग अलग प्रकार से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज, मतलब ग्लूकोज को अलग अलग तरीके से वो ब्रेक डाउन करते हैं. देखो दो मोटे तरीके होते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए. दो तरीके होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, दो प्रकार के रेस्पिरेशन है. एक तो है एरोबिक, ठीक है, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है. आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल, अगर आपका ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आप ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है. जाहिर सी बात है अगर हम एरोबिक और एनारोबिक को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में और कम एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. इसलिए जितने भी बड़े या जितने भी कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अधिकतर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है. लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ईस्ट है,
है, या बैक्टीरिया है, एकदम सिंपल जो होते हैं यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोट्स, उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि वो विदाउट ऑक्सीजन भी फूड को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। अब आपने फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, इसके हिसाब से आपका ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है कि नहीं। ठीक है, अगर आपने देखो तीन तीन स्टेप, अब इसको हम अब थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लें और ये क्या कह रहा है, फिर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से ग्लूकोज तुम्हारा अलग अलग चीजों में टूट सकता है, कौन कौन से इसी कंडीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो तब उसके पहले diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. ठीक है, मैंने बोला कि कुछ ऑर्गेनिज्म वो पाथवे यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पाथवे को यूज करते हैं, डिफरेंट तरीका अपनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोडक्ट्स क्या है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, नाउ in all the cases the first step is breaking down glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate. भले ही आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो, दोनों ही केस में जो पहला स्टेप होता है उसमें जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है, जो एक प्रकार का 6 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का पहला स्टेप। भले ही ये एरोबिक हो या एनारोबिक हो, फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। ठीक है, आपको पायरुवेट का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप यही याद रखना कि ये 3 कार्बन से मिलके बनता है, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही कॉमन है। ठीक है ना, आप विद ऑक्सीजन कर रहे हो तो भी यही होगा और विदाउट ऑक्सीजन कर रहे हो तो भी यही, सबसे पहले तो पायरुवेट ही बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो जब ग्लूकोज तुम्हारा पायरुवेट में टूटता है तो ये स्टेप कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, जो आपने ग्लूकोज को ब्रेक किया ना, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस जो होता है वो किसमें होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो यू हैव टू राइट डाउन इनसाइड द साइटोप्लाज्म, राइट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोज आपका 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पायरुवेट में टूटेगा। अब क्या होगा, further the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. Since this process takes place in the absence of air, oxygen, it is called anaerobic respiration. अब मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप तो क्या है, आपका ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूट गया। ठीक है, ये तो एरोबिक लो या एनाएरोबिक लो दोनों में होने वाला है। अब तुम्हारे पास पायरुवेट के पास 3 ऑप्शंस हैं, है ना। या तो पायरुवेट क्या करेगा, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, या वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाएगा, या वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तीनों ही केस में वो एनर्जी भी साथ साथ में रिलीज करेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो इस वाले स्टेज में, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। ठीक है, तो आपके पास 3 कंडीशन है, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा या और एनर्जी रिलीज करेगा, या वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, या वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा, अब कब ऐसा होता है कि कब वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, या कब वो इसमें कन्वर्ट हो गया, या कब वो थर्ड स्टेप में कन्वर्ट होगा। जैसे ईस्ट में जब फर्मेंटेशन होता है तो वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जैसे कि ईस्ट में जब फर्मेंटेशन, ईस्ट के द्वारा जब फर्मेंटेशन आप कराते हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, तब पायरुवेट आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, फिर से
एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो पायरुवेट आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, इसको हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ये चीज हो रही है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो लेकिन जब पायरुवेट के पास ऑक्सीजन है तब ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और ये वाला स्टेप कहाँ होगा? ये वाला स्टेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर? और क्योंकि इस वाले स्टेप में आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है तो इसको क्या बोलते हो आप? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब आपका रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब आपका रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। ठीक है, तो जब तुम्हारा पायरुवेट ऑक्सीजन की मदद से टूटता है तब वो चीज कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, लोकेशन याद रखना, लोकेशन पूछते हैं। This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. तो जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा तो पायरुवेट क्या करेगा? वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। The other product is water. ठीक है, since the process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration. मैंने बताया ना कि क्योंकि ये जो प्रोसेस है, बीच वाला जो स्टेप है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम एरोबिक कहते हैं। जो फर्स्ट वाला हमने डिस्कस किया था जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा था, इसलिए वो एनारोबिक था। और उसका एग्जाम्पल था ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और एक थर्ड स्टेप भी है जिसमें क्या होता है? पायरुवेट तुम्हारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये कब होता है? जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रही है, पायरुवेट तुम्हारा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। तो जनरली तो तुम्हारा यही होता है। लेकिन कभी कभी हम जब बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जंपिंग अम्पिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हम बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं, हम ऐसा जब हम कुछ करते हैं हमारे को ना ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, हमारे शरीर को, हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है। तो जो पायरुवेट होता है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी मात्रा कम होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर? तो तीनों कंडीशन पता चल गई। तो फर्स्ट स्टेप तो कॉमन रहेगा, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। लेकिन पायरुवेट काय में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होगा, या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, या कितनी अमाउंट में मिल रही है। अगर बिल्कुल नहीं मिल रही है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है, मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, तो पायरुवेट पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर उसको लिमिटेड अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आप देखते हो जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो या बहुत फास्ट डांस कर रहे हो या रन कर रहे हो तो आप हाफने लगते हो, है ना, गैस्पिंग ऐसे करने लगते हो। तो वो गैस्पिंग क्यों होती है? क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, राइट? तो ये चीज थी। The release of energy in this aerobic process is lot greater than in the anaerobic process. ध्यान देने वाली बात है कि aerobic process में जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होती है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनर्जी की 38 एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा मात्रा में कब होती है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी कम होती है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कभी कभी जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे जो बॉडी होती है वो डिफरेंट पाथवे को यूज करती है पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने की में, और इसमें पायरुवेट आपका कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो वो भी है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। The buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. तो ये जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या हम स्किपिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं ना तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब दर्द होने लगते हैं पैर।
वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स महसूस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिक वे में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है अलग अलग पाथवे में। तो सबसे पहले तो क्या है आपका कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये स्टेप तो आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्म में ही, और थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज होगी। अब पायरुवेट को ब्रेक डाउन होने के लिए 3 तरीके हैं, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, जैसे कि ईस्ट में होता है, पायरुवेट आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज होगी। इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा। अगर पायरुवेट को मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, एब्सेंस मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मिल तो रही है लेकिन कम मात्रा में मिल रही है, ऐसे केस में पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड भी एक प्रकार का 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, और इसकी वजह से हमको मसल्स में क्रैम्प महसूस होते हैं। ये जनरली कब होता है? जब हम एक्सरसाइज, हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत तेज डांस कर रहे होते हैं, या बहुत जल्दी से सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, स्टेप्स वगैरह चढ़ के आते हैं, तब भी हमको ऐसा होता है। और अगर पायरुवेट को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल गई, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो पायरुवेट आपका फुली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। राइट, तो पहले वाला केस एनारोबिक रेस्पिरेशन का है, लास्ट वाला केस एरोबिक रेस्पिरेशन का है, और जो बीच वाला केस है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो आपको तीनों केस के प्रोडक्ट्स याद रखने हैं कि कब कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। राइट, तो हम अगर हम डिफरेंस अगर पूछें कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती एनारोबिक में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस जगह पर होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस जगह पर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में अल्कोहल और या लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, डिपेंड करता है किस में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है तो अल्कोहल बनेगा, और अगर आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं और स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट होता है। अमाउंट भी कितना होता है मैं बता दूं कि तुम्हारा इसमें 38 एटीपी, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं तुम्हारे, ठीक है, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जबकि इसमें सिर्फ 2 एटीपी ऑफ एनर्जी ही बनती है। तो देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन और डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. जैसे ही एनर्जी बनी वो सारी की सारी एनर्जी ना एटीपी के रूप में स्टोर हो जाएगी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या पढ़ा था हमने? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ना फ्यूल की तरह हर एक्टिविटीज को करने में मदद करेगी। ठीक है, in these processes ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो कोई भी सेल जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी इज एब्सॉर्ब। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो एटीपी क्या हो जाएगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एडीपी के फॉर्म में। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एनर्जी रिलीज कर देगा। ये एनर्जी वो सेल अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में कर देगा। ठीक है,
Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. अब तुम्हें पता है कि aerobic respiration में तो ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए जो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें उनको इंश्योर करना पड़ता है कि लगातार उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई बनी हुई है। इसलिए आपने देखा जैसे हम लोग नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, इसलिए हमको लगातार सांस लेने की जरूरत पड़ती है। हम लगातार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने 1 घंटे सांस ले ली फिर आराम कर लिया, फिर हमने अगले घंटे सांस ली, ऐसा नहीं होता है। हमको लगातार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो हमको ये एंश्योर करना पड़ता है कि हम कंटिन्यूअस ब्रीथ करते रहें, ठीक है, हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बना रहे। तो इसी को इन्होंने एटीपी को डिस्कस किया। देखो ये वाला मैं बता रही थी कि अगर एडीपी में फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब तुम्हारा एनर्जी रिलीज होती है ना तो जो एडीपी तो ये ना रिवर्सिबल होता रहता है। जब एक्स्ट्रा एनर्जी बन जाती है तो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जब एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडीपी क्या होता है? एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना। अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, जो डीपी अगर डी लिख दिया है तो ये हो जाएगा एडोनेसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। ये छोटा मॉलिक्यूल है। और अगर एटीपी लिखा है तो एटीपी का तो आपको पता ही है, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस तरीके से ये आता है फॉस्फेट। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर processes. ATP जो क्या है वो एनर्जी करेंसी है for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. तो ADP और phosphate के मिलाकर क्या बना लेते हैं हम? ATP बना लेते हैं। अब ये एनर्जी करेंसी है। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूजेस दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शंस। अब जो तुम्हारे जो सेल्स हैं जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो इस एटीपी को दोबारा एडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू इतना मोल इज रिलीज्ड। जब आपका वाटर की सहायता से इस एटीपी को ब्रेक करते हैं तो इसमें जो पीछे जो पी लगा हुआ है फॉस्फेट लिंकेज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इतनी एनर्जी 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर मोल रिलीज होती है ना। जिस तरीके से थिंक ऑफ हाउ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूज। जैसे तुमने बैटरी का इस्तेमाल करते हो मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए, लाइट एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, उसी तरीके से एटीपी से आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हो, है ना। एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो एटीपी का इस्तेमाल, जैसे आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है तो आपने एटीपी का इस्तेमाल कर लिया। आपकी बॉडी को प्रोटीन बनाना है तो उसने एटीपी का इस्तेमाल कर लिया। आपका सिंथेसिस कोई भी चीज बनी, प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो एटीपी का इस्तेमाल हो गया। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस और भी बहुत सारी, कोई भी एक्टिविटी, नर्व इम्पल्स को यहाँ से वहां जाना है तो उसमें भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी भी कहाँ से आती है? एटीपी से। तो एटीपी से हर प्रकार की एनर्जी आप रिलीज कर सकते हो और अपनी वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हो। तो आपका एटीपी एडीपी में और एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता रहता है लगातार। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो तुम्हारा एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया, है ना। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो एडीपी ने फॉस्फेट लिया और एटीपी में कन्वर्ट हो गया। जब किसी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी आपका एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, राइट। नाउ रेस्पिरेशन प्लांट्स, इसको शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, है ना। जब दिन का समय होता है तो जो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में वो 24 घंटे होता है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ दिन में होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है वो तो पूरे 24 घंटे चलता है। प्लांट्स भी जब रेस्पायर करता है तो वो ऑक्सीजन को लेता है, जैसे इस डायग्राम में देखो ऑक्सीजन प्लांट ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना। जो लीव्स होती हैं स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है ना। ये स्टोमेटा, इनके दोनों तरफ गार्ड सेल्स लगे हुए हैं। आप कभी भी पत्ते को उल्टा करके देखना, लीफ को उल्टा करके देखना, उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे। ये जो पोर्स होते हैं ना यही स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा इन पोर्स, इन छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के अंदर चली जाती है। स्टेम्स में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको हम लेंटिसल्स कहते हैं। रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा रूट्स, तुम्हारा जो पानी में वो ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है ना, उस ऑक्सीजन को रूट्स पानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो और इन्हीं पोर्स के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आती है और इन्हीं पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ये तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है, ठीक है ना।
We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensures that the cells are in contact with air, है ना। तो तुम्हारा जो स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो जो गैसेस है उसका एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और रेस्पिरेशन दे देते हैं। और इनके बीच में ना काफी सारी इंटरसेलुलर स्पेस होती है जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन है ना सेल में अंदर तक पहुंच जाता है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से वो एक्सचेंज होता है। मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा अंदर कम हो जाती है तो इन स्टोमेटा से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस प्लांट के अंदर ज्यादा हो जाती है तो इन्हीं पोर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन होता है उसमें, उसके अलग से उसकी नोज नाक वगैरह कुछ नहीं होती। जैसे हम लोग के केस में तो नोस्ट्रल्स होती हैं या नाक नोज होती है जिससे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, है ना। फिश के केस में गिल्स वगैरह होते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में कोई अलग से कुछ चीज नहीं है, कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं है। उसके पास छोटे छोटे पोर्स हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं और डिफ्यूजन की मदद से वो जो गैसेस है उसे एक्सचेंज करता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस in which material moves from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, है ना। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जब आपका कोई भी सब्सटेंस अब जहां उसकी मात्रा ज्यादा होती है वहां से वो उस जगह जाता है जहां उसकी मात्रा कम होती है ना। फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर सपोज करो कि ऑक्सीजन की मात्रा प्लांट के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है ना, तो बाहर की जो ऑक्सीजन होगी वो प्लांट के अंदर जाएगी। बिकॉज डिफ्यूजन क्या है? प्रोसेस व्हेन द सब्सटेंस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और अगर अंदर प्लांट के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो अंदर से बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड का? प्लांट के अंदर। और बाहर क्या है? कम है, तो अंदर से बाहर आ जाएगी। तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा गैस का एक्सचेंज हो जाता है। They can go into cells or away from them and out into the air। फिर तुम्हारे इसमें बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं और ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर तक भी चली जाती है, और अगर नहीं जरूरत होती है तो बाहर निकल जाती है, किसी भी प्रोसेस में हो जाती है। तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में आ जाती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब ऑक्सीजन अंदर आएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है वो फोटोसिंथेसिस का क्या है? मेन वो है, मतलब रिएक्टेंट है ना, मेन सब्सटेंस है। और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है तुम्हारा, उसका बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो मेन रिएक्टेंट है तुम्हारा रेस्पिरेशन का। तो डिपेंड करता है कि प्लांट के अंदर कौन सी कंडीशंस है, प्लांट के अंदर किस चीज की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। ठीक है, वो प्लांट अपने हिसाब से देख लेता है। At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is a major exchange activity going on। रात के समय पे जब फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा होता है कि तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है वो प्लांट से बाहर निकल रही होती है। इसलिए कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। तो पेड़ भी रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर आप प्लांट के नीचे सोओगे तो क्या हो जाएगा कि आप उस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट छोड़ रहा है उसको आप इनहेल कर लोगे, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब आप सुबह उठोगे तो आपका सर दर्द होगा और आपको फ्रेश फील नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। लेकिन दिन के समय पे क्या होता है, रेस्पिरेशन में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने दूसरे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में इसका इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, रात के समय में वो रिलीज करता है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन के समय में वो सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए दिन के समय में आप प्लांट के नीचे बैठ सकते हो, आपको फ्रेश लगेगा। लेकिन रात के समय में आपको प्लांट के नीचे नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो। जबकि दिन के समय में तो ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो दिन में अगर आप पौधों के नीचे बैठते हो, प्लांट के नीचे बैठते हो, सॉरी, तो आपको फ्रेश फील होता है, ट्री के नीचे बैठते हो। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिमिलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की तुलना में कंपैरिजन में जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो बहुत आसान होता है।
इसमें जो गैसेस एक्सचेंज है, अगर लीव्स में ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे होती है? स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा छेद होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एक्चुअली पोर्स होते हैं। स्टेम्स में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम लेंटिसल्स कहते हैं, ठीक है। और रूट के तो जनरल सरफेस एरिया जो रूट का होता है वो एकदम, जो रूट ना रूट हेयर्स में कन्वर्ट होती है, वो उसकी सरफेस इतना पतला छन्नी जैसा होता है कि डायरेक्टली तुम्हारी जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, वो उसके अंदर, रूट्स के अंदर एंटर हो जाती है। तो इस तरीके से देखो, और लीव्स भी ऑक्सीजन ले रही है, स्टेम्स भी लेती है और रूट्स भी लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अगर आपने पॉट में प्लांट लगा रखा है तो समय समय में हमको उसको, पॉट की जो मिट्टी है उसको लूज करना पड़ता है, उसको उसको हम उसको सॉफ्ट करते हैं, मतलब उसको टिल्ट करना जरूरी होता है, ताकि आपका जो उसमें एयर का पैसेज बना रहे, एयर उसमें अंदर बाहर होती रहे, ठीक है। तो प्लांट्स में तो उससे इतना से डिस्कस करना है, छोटी क्लासेस में आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हो, 10th क्लास में इतना डिटेल में प्लांट्स में नहीं पूछा जाएगा। अब हम एनिमल्स का देखते हैं। Animals have evolved different organs for uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced. एनिमल्स ने अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप किया है ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि एनिमल्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक एनिमल होता है जिसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, और दूसरे एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल। नाम से ही पता चल रहा है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, और जबकि जो लैंड, हाँ ठीक है, और जबकि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो और एनिमल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल और कौन सा? एक्वेटिक, ठीक है ना। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो लैंड में है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक, ठीक है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो लैंड में रहते हैं, और एक्वेटिक जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एयर से ले लेते हैं, राइट, क्योंकि लैंड में है तो लैंड में तो चारों तरफ हवा है, तो हवा से वो ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको वो लेते हैं। क्लियर? Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water, है ना। तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं यानी कि एक्वेटिक एनिमल, वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। Fishes takes in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. जैसे आप ये देख रहे फिश, फिश क्या करते हैं, मुंह के अंदर से पानी जाता है और पानी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन डिजोल्व। इसके पास एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं गिल्स। इस गिल से पानी लगातार अंदर बाहर होता रहता है। जब अंदर बाहर होता रहता है तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स में जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है वो ले लेता है, ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी तरीके से उसी ब्लड में ही तुम्हारा जो उसके पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर रिलीज कर लेती है। तो गिल्स इसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किसका? फिश का, ठीक है। और इंसानों में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स है। ये दिख रहा है ना, हमारे जो ऊपर जो थोरैसिक, इसको जो ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। रिब्स के अंदर हमारे लंग्स होते हैं, और हमारी जो हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा, नोस्ट्रिल्स के द्वारा, वो इन्हीं लंग्स में आती है। तो फिश के केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल्स में होती है, जबकि इंसानों के केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है, राइट। तो फिशेस टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो ये गिल्स है, पानी जब आएगा तो पानी इन गिल्स में जाएगा, और इस पानी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है डिसॉल्व, वो इसके ऊपर जो इसके अंदर जो ब्लड बह रहा होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी वो ऑक्सीजन, और इस तरह के एक्सचेंज हो जाएगा। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. Actually क्या होता है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो काफी कम होती है कंपैरिजन टू एयर। अब हवा से कंपेयर करेंगे तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है बजाय कि पानी के। इसके लिए जितने भी तुम्हारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उनको कम ऑक्सीजन मिल रही होती है ना, इसलिए उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग हमेशा फास्ट होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर और स्लोअर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यू विल राइट फास्टर। वो उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्ट होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में।
Now this oxygen is absorbed by different organs in different animals. हमने देख लिया कि जैसे तुम्हारा जो फिश था उसने गिल्स ने एब्जॉर्ब किया, जो तुम्हारा ह्यूमन बींग्स है उसके लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं इस ऑक्सीजन को. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. भले ही वो गिल्स हो या वो लंग्स हो, उनके पास ऐसा कुछ चीज होता है जो कि उनके जो ये जो स्ट्रक्चर है उसका सरफेस एरिया बढ़ा लेता है. जैसे कि हम स्पेशली हम इस टॉपिक पे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई पाए जाते हैं, और एल्वेलाई क्या कर लेते हैं, इसके लंग्स का जो सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. इसलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, कि अगर बहुत ज्यादा भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना पड़े तो वो कर सकते हैं, क्योंकि एल्वेलाई जो लंग्स के अंदर पाए जाते हैं वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. ठीक है. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. जितना भी exchange होता है ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, वो इन्हीं सरफेस एरिया पे होता है, इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर होता है. तो इन स्ट्रक्चर की जो वॉल्स होती है वो एक्सट्रीमली थिन और डेलिकेट होती है, ताकि इजिली आपकी ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will टेक केयर इनटू दिस एरिया. क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, इसलिए ये किसी चीज के अंदर होते हैं, इसलिए ना ये जो एल्वेलाई है वो लंग्स के अंदर पाए जाते हैं. और एक रास्ता होता है जिसके द्वारा हवा अंदर आती है. अगर तुम्हारे एल्वेलाई यही नोज के पास नहीं होते, तो हवा आपकी नोस्ट्रल से नेजल कैविटी में आएगी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आती है, फिर लैरिंग्स में आती है, फिर ट्रैकिया से आती है, फिर इसके दो ब्रांचेस होते हैं, ब्रोंकाइज उसमें आती है, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में टूट जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर एल्वेलाई में टूट जाते हैं, और यहाँ पर तुम्हारा एक्चुअल में एक्सचेंज होता है. तो लंग्स के अंदर ये तुम्हारा जो ब्रोंकाई होता है वो ब्रोंक्यूल्स और तुम्हारे एल्वेलाई में टूट जाता है, और यहाँ पर तुम्हारा एल्वेलस के ऊपर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स होता है, इट टेक्स प्लेस. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो इसी तरीके से तुम्हारा एक मैकेनिज्म होता है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है, और तुम्हारे ये पूरी जो थोरैसिक कैविटी है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है ना. उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. In human beings, air is taken into the body through nostrils. है ना, ये फिगर देखो 5.9, इसमें आपने nostrils, जो नाक में जो दो छेद होते हैं उनको nostrils कहते हैं. जो हवा होती है, जब हम सांस लेते हैं, हवा इन्हीं nostrils के द्वारा शरीर के अंदर एंटर करती है. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. आपको पता है कि nostrils के अंदर हल्के हल्के छोटे छोटे बारीक से हेयर होते हैं, बाल होते हैं. ये बाल का क्या काम होता है, ये एयर को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि एयर में अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है तो ये nostrils में जो हेयर्स प्रेजेंट है वो उसको बाहर ही रख देंगे, और साफ हवा आपकी नेसल कैविटी के अंदर एंटर होगी. साथ में ही नोस्ट्रल्स के अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, जिसको नॉर्मल भाषा में नाक कहते हैं ना, नाक आ रही है, तो ये जो म्यूकस होता है इसकी लाइनिंग भी होती है नोस्ट्रल के अंदर. ये इसलिए रहती है ताकि इस पैसेज को वो मॉइस्ट रख सके, ताकि आपकी जो अगर ड्राई एयर आपने ब्रीथ इन करी तो वो इस म्यूकस की लाइनिंग से टकरा के मॉइस्ट हो जाती है, ताकि वो आपको अंदर हर्ट ना करे, आपकी जो अंदर की लाइनिंग है वो उससे वो फ्रिक्शन नहीं हो. ठीक है ना. और साथ में जो जर्म्स है, जो डस्ट पार्टिकल है, वो इसी म्यूकस में चिपक जाते हैं, तो अंदर आपकी क्लीन हवा ही आपकी बॉडी के सिस्टम के अंदर एंटर करे. तो म्यूकस की लाइनिंग और जो नोस्ट्रल्स में जो फाइन हेयर्स पाए जाते हैं उनका काम होता है हवा को डस्ट और जर्म फ्री करके अंदर पहुंचाना. From here the air passes through the throat into the lungs. अब हवा तुम्हारा नेसल कैविटी से होते हुए थ्रोट पे आती है, और थ्रोट से फिर हवा कहाँ जाती है, आपके दोनों लंग्स में जाती है. ठीक है. Rings of cartilages are present in the throat. आप देख रहे हो कि थ्रोट में जो यहाँ पे जो तुम्हारा वो ट्रैकिया है ना, जो विंड पाइप होता है उसको ट्रैकिया कहते हैं, उसके चारों तरफ ना ऐसे कार्टिलेज की रिंग होती है. कार्टिलेज एक तरीके से सॉफ्ट बोन मान लो, उसकी रिंग होती है. ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका जो ये जो ट्रैकिया या विंड पाइप है ये कोलैप्स ना हो, मतलब पिचक ना जाए. आप देखते हो ना, अगर कोई भी चीज अगर आप, क्योंकि सॉफ्ट होता है, अगर इस पे कार्टिलेज की रिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा. अगर पिचक जाएगा तो क्या हो जाएगा, हवा अंदर जा ही नहीं पाएगी. तो ये हमेशा आपका ऐसा ब्रॉड रहे, तना रहे, इसकी ओपनिंग हमेशा खुली रहे, इसलिए क्या होता है, इसके चारों तरफ ऐसे कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं. ठीक है ना.
देखो इसको मोटे तौर पे देखें तो ये तुम्हारा ये तुम्हारी नोस्ट्रिल से ये चीज निकली और ये ट्रैकिया आया है ना, ये ट्रैकिया आया। ये ट्रैकिया में इसके ऐसे ना ऐसे कार्टिलेज की रिंग रहती है, ये कार्टिलेज की रिंग ने उसको ऐसे एक्सटेंड रखने में हेल्प करती थी। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये बनाया है, ट्रैकिया की रिंग्स बना रखी है, रिंग्स बना रखी है, ठीक है ना। क्यों? ताकि ये अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा ऐसे बंद हो जाएगा। ये ऐसा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्रीदिंग स्टॉप नहीं हो, ये हमेशा ऐसा खुला रहे, ये इंश्योर क्या करते हैं, ये कार्टिलेज के रिंग इंश्योर करते हैं ताकि ये ट्रैकिया आपका हमेशा 24 घंटे खुला रहे, ताकि लगातार हवा की सप्लाई अंदर बनी रहे। अगर ये रिंग नहीं होते तो ये ऐसे पिचक के ये बंद हो जाते, तो तुम्हारी ये ओपनिंग जो ऐसी वाइड है ना, नहीं मिलती, ये बंद हो जाता तो हवा घुस ही नहीं पाती अंदर। क्लियर? तो रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। This ensures that the air passages does not collapse। ठीक है, जैसे मैंने समझाया कि कोलैप्स ना हो ट्रैकिया, इसलिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे तो बता देना। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structures, which are called alveoli। अब आपने देखा ना, दो, ये तुम्हारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया फिर तुम्हारा दो ब्रांचेस में टूटा, ब्रोंकाई जिसको कहते हैं, और हर दोनों एक एक लंग्स में एंटर कर गए। ठीक है, ये तुम्हारा लंग्स में, ये तुम्हारा ट्रैकिया है, दो ब्रांच ब्रोंकाई में एंटर करके एक एक लंग्स में एंटर हो गए। ब्रोंकाई तुम देखो फर्दर और ब्रांच आउट हो गए, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, और फिर ब्रोंक्यूल्स और छोटे छोटे तुम्हारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एल्वेलाई में टूट जाते हैं, और सिंगल एल्वेलाई को हम एल्वेलस कहते हैं। The alveoli provide a surface area where the exchange of gas can take place। alveoli वो surface area provide करते हैं जहां पे एक्चुअल में एक्सचेंज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सचेंज कहाँ होता है, नोस्ट्रल में होता है, नोज में होता है, नेसल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में होता है, लैरिंग्स में होता है, लंग्स में होता है, कहाँ होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा एल्वेलाइज में होता है। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई पाए जाते हैं उसमें एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज होता है। इन एल्वेलाई के ऊपर ना ब्लड वेसल्स का पूरा जाल बिछा रहता है। ठीक है, अभी मैं दूसरे डायग्राम में आपको बताऊंगी किस तरीके से पूरे ब्लड वेसल से कवर रहता है, जिसकी वजह से इजीली आपका ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है, और उस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाके एल्वेलाई में आ जाती है। तो जब ब्रीद इन करते हो तो ऑक्सीजन आती है, ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व आती है, और जब ब्रीद आउट करते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो हमारी जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं वो बाहर निकल आती है। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes a larger। देखो ये दो डायग्राम देखो, ये हम जो पोजीशन बता रहे हैं, जब इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जब हम इनहेल कर रहे हैं मतलब सांस अंदर ले रहे हैं, एयर इज ड्रॉन इन, जब सांस अंदर ले रहे हैं तुम्हारा जो डायफ्राम होता है वो लगभग फ्लैट हो जाता है, और जो चेस्ट कैविटी होती है वो ब्रॉड हो जाती है। ये जो रिब्स है बाहर की तरफ जाते हैं, तो अंदर जो चेस्ट कैविटी होती है वो ब्रॉड होती है, वो ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम हो जाता है बॉडी के बाहर से, तो बाहर से हवा नाक के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होते हैं, हमारे जो रिब्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डायफ्राम, ये दिख रहा है ना डायफ्राम, ये डायफ्राम भी आर्च बूम शेप हो जाता है, तो अंदर की जो जो कैपेसिटी होती है वो नैरो हो जाती है, कम हो जाती है लंग्स की कैपेसिटी। तो इससे क्या होता है, जो अंदर जो हवा का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है बॉडी के बाहर से, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी एक्स्ट्रा एयर होती है वो नाक के द्वारा बाहर हो जाती है, और इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, है ना, छोटी क्लास में भी पढ़ा है आपने। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो इनहेलेशन में जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है, रिब्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, अंदर चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर आती है टू इक्वलाइज द प्रेशर। जबकि एक्सहेलेशन में जस्ट अपोजिट होता है, डायफ्राम आपका डूम शेप हो जाता है, और तुम्हारे रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पुल बैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो चेस्ट की कैविटी कम हो जाती है और हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसलिए प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जितनी भी एक्स्ट्रा एयर होती है वो नाक के द्वारा बाहर निकल आती है, और उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, राइट। तो एज वी हैव सीन इन अर्लियर years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result। Because of this, air is sucked into the lungs and filled the expanded alveoli। तो जब चेस्ट कैविटी बढ़ती है तो नोस्ट्रल्स के द्वारा हवा अंदर आती है और हमारे पूरे एल्वेलाई के अंदर भर जाती है। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज इन्होंने दिखाई है। तो देखो मैं बता रही थी ना कि एल्वेलाई में ना इस तरीके से तुम्हारा पूरे ब्लड वेसल का जाल बिछा रहता है। ब्लड वेसल का जाल तो तुम्हारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होती है वो एल्वेलाई को दे देता है, और एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड ले लेता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। ये इसमें ब्रीदिंग प्रोसेस में दिखा रहे हैं, तो डायफ्राम आपको फ्लैट हो गया, रिब्स बाहर की तरफ आ गए, चेस्ट कैविटी बढ़ गई तो हवा अंदर चली गई, क्योंकि हवा का प्रेशर अंदर कम हो गया तो बाहर से हवा अंदर आ गई। जबकि एक्सहेलेशन में आप देख रहे हो कि जो तुम्हारा डायफ्राम है वो डूम शेप हो गया,
जो तुम्हारे रिब्स है वो भी अंदर की तरफ पुल हो गए, जिसकी वजह से अंदर की जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी, वो कम हो गई और एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया, इसलिए एयर बाहर हो गई, एक्सेल। वही इस डायग्राम में दिखाया है। तो अगर आपसे डिफरेंशिएट करने को बोला जाए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो क्या कहोगे आप? ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी एक्सपैंड। इनहेलेशन के द्वारा जो चेस्ट कैविटी होती है एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, जबकि एक्सहेलेशन में जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी को ही हम थोरैसिक, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, इतना शोल्डर से लेकर यहाँ तक का पोर्शन होता है, वो थोरैक्स कहलाता है। तो जो थोरैसिक कैविटी होती है एक्सहेलेशन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इनहेलेशन में रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, है ना, इसलिए तुम्हारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, जबकि तुम्हारे एक्सहेलेशन में जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और ये डाउनवर्ड हो जाते हैं। डायफ्राम इनहेलेशन के दौरान फ्लैट हो जाता है, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो डूम शेप हो जाता है, उल्टा तन जाता है ना, जैसे आर्क बना लेता है, इस तरीके से वो इस तरीके से यू शेप बना लेता है, ठीक है, एक्सहेलेशन में, जबकि इनहेलेशन में वो इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। नाउ वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स, क्योंकि इनहेलेशन में तुम्हारा रिब्स बाहर की तरफ आ गए, डायफ्राम तुम्हारा फ्लैट हो गया, इसकी वजह से अंदर की जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है और हवा लंग्स के अंदर आती है, जबकि तुम्हारा एक्सहेलेशन में वॉल्यूम लंग का कम हो जाता है और हवा लंग से बाहर जाती है। क्लियर? देखो इसमें एरो ऊपर की तरफ है, मतलब बाहर निकल रही है, इसमें एरो अंदर की तरफ यानी हवा अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। अब क्या होता है? द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई एंड द ऑक्सीजन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखा है कि डबल सर्कुलेशन होता है, हार्ट से ब्लड लंग्स में आता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर आपका दोबारा वो हार्ट में आके वो ब्लड पंप आउट हो जाता है, पंप होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो क्या होता है, जब ब्लड आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट से लंग्स में एंटर करता है तो उस वक्त ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। जब वो एल्वुलाई में आता है ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो क्या करता है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देता है? एल्वुलाई को दे देता है, और एल्वुलाई के पास जितना भी ऑक्सीजन होता है वो खुद लेता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काय में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो वो ग्रीन कलर का कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहे हैं, वो लंग्स को दे रहा है और लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो खुद ले रहा है। इस तरीके से तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है लंग्स में। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। जब तुम्हारा ब्रीदिंग साइकिल चल रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजन इन और आउट हो रही होती है या एयर इन और आउट हो रही होती है, तो लंग्स पूरी तरीके से कभी भी एम्प्टी या फुल नहीं होता है, हर वक्त लंग्स में थोड़ी अमाउंट में हवा प्रेजेंट ही रहती है, ताकि सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body। आपको पता है कि जब एनिमल बहुत बड़ा है, लार्ज साइज का है, तो आपका सिर्फ प्रेशर की मदद से आपका पूरा डिफ्यूजन नहीं हो सकता है ना, आपकी ऑक्सीजन सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका ब्लड का होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको पता है कि ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो एयर में ऑक्सीजन होती है उससे कंबाइन करके एक टेम्परेरी कंपाउंड बना लेता है जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और वो जब सेल के पास जाता है और जिस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो दोबारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन उस सेल को दे देता है, ठीक है। तो when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body. Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। तो वो उस टिश्यूज के पास जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है और वहां पे ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के तरफ, यानी कि बहुत इजीली वो ऑक्सीजन के साथ एक टेम्परेरी कंपाउंड यानी कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन बना लेता है, और जब वो उस टिश्यू के पास पहुंचता है जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और वो ऑक्सीजन वो उस टिश्यू को दे देता है, ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो।
दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड के रेड ब्लड कार्पसल्स में, यानी कि आरबीसीज में। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इन इज एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रकार से ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है, वो हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें डिसॉल्व हो जाती है, और वो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होती है और फिर वो ब्लड द्वारा ही लंग्स में आ जाती है। देखो क्या होता है, जो तुम्हारा ब्लड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा पार्ट और एक होता है कॉर्पसल्स पार्ट। जो कार्पसल्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसीज में प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जिस टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। उस टिश्यू के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है यानी कि प्लाज्मा पार्ट है उसमें डिसॉल्व हो जाएगी और इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। हालांकि कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन से भी कंबाइन होकर कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है और इसके द्वारा भी वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में, इसलिए वो अधिकतर डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा उसका पैसेज ऑफ एयर क्या रहा, हवा किस तरीके से एंटर करती है। हवा हमारी बॉडी में नोस्ट्रल्स के द्वारा एंटर करती है। तो ये नोस्ट्रल्स है, नाक में जो छेद होते हैं उनको नोस्ट्रल कहते हैं। नोस्ट्रल से वो नेसल पैसेज में आती है, नेसल पैसेज से वो नेसल कैविटी में आती है, फिर वो फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से नीचे लैरिंग्स होता है जिसको हम थ्रोट भी कहते हैं, उसके नीचे ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में हवा आती है, ट्रैकिया फिर आपके दो ब्रोंकाई में टूट जाते हैं, वहां जाती है, एक लंग्स में आधी हवा घुस गई आधी इसमें, फिर ब्रोंकाई आप देख रहे हैं और उसके ब्रांचेस है इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स और छोटे छोटे एल्वुलाई में टूट जाते हैं और एल्वुलाई के ऊपर क्या होती है, ब्लड कैपिलरी, जिससे हवा वहां चली जाती है। तो नोस्ट्रल से होते हुए हवा तुम्हारे ब्लड्स में पहुंच जाती है और इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक फ्लो चार्ट के रूप में बताया है, नोस्ट्रल से नेसल पेजेस, नेसल पैसेज से नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज। जबकि इस वाले केस में आपने देखा नेसल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ब्रोंक्यूल्स और इस तरीके से वो आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन करता है। नाउ If the alveolar surface was spread out, it would cover about 80 मीटर। आपको पता है ना alveoli lungs में क्यों होते हैं, तो इस तरीके से दिखते हैं alveoli, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे lungs में ना ये एकदम फाइन फाइन तुम्हारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, ब्रोंक्यूल्स इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको alveoli कहते हैं। तो उसको एनलार्ज करके ना देखने में ऐसे लगते हैं। अब देख लो ना आप इस alveoli के ऊपर किस तरीके से ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, आर्टरीज और वेन्स का, है ना। तो आर्टरीज से जो ऑक्सीजन होती है वो alveoli में जो ऑक्सीजन होती है वो आर्टरीज में चली जाती है और जो वेन्स होती है उसमें तुम्हारी जो तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो आती है, मतलब उस तरीके से तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इधर का उधर हो जाता है। तो जो अगर एल्वुलाई ना, एल्वुलाई क्या करता है, लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, करीब 80 मीटर स्क्वायर वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया फॉर बॉडीज इज, कितना होता है हमारी बॉडी का सरफेस एरिया, तो उसके कंपैरिजन बहुत कम होता है। कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। इतना बड़ा सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है एल्वुलाई, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से एयर का एक्सचेंज हो जाता है एल्वुलाई के अंदर। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. अगर हम डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ही अगर हवा हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना होता, तो करीब तुम्हारा 3 साल में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाता। तो इसलिए क्या होता है, शॉर्टकट तरीका क्या है कि ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाए, और चूंकि ब्लड तो चारों तरफ घूमते ही रहता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते ही रहता है, तो साथ में ऑक्सीजन भी उसके साथ सर्कुलेट होती रहती है और जिसको जरूरत होती है उसको मिलता रहता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे अगर डिफ्यूजन करके अगर आ रही होती ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, तो भैया इसको करने में तो एक मॉलिक्यूल को नीचे तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। ठीक है ना। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, राइट।
अब देखो, अब बहुत से लोग टोबैको खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो कि हमें पता है इज रियली वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ। तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीड़ीज, हुक्कास, गुटखा इज हार्मफुल। आप किसी भी प्रकार में तंबाकू खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, या हुक्का पी रहे हो, या सिगरेट पी रहे हो, सिगार पी रहे हो, या गुटखा खा रहे हो, ये हर रूप में हार्मफुल होती है। यूज ऑफ टोबैको मोस्टली कॉमनली अफेक्ट्स द टंग। जब आप तम्बाकू खाते हो या टोबैको खाते हो तो इसका असर खास तौर पे आपकी जीभ यानी टंग पर पड़ता है, या आपके लंग्स में पड़ता है, या हार्ट में पड़ता है, या लिवर खराब हो जाता है। तो टंग्स, लंग्स, हार्ट और लिवर के लिए जो आपका टोबैको होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीज एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। तो टोबैको आप जो खाते हो, तंबाकू जिस रूप में लेते हो, इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी पड़ सकता है, आपको लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती है, इसको हम पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, और बहुत प्रकार के लंग कैंसर हो सकते हैं, और स्किन कैंसर, माउथ कैंसर जैसी चीजें हो सकती हैं। There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of गुटखा। बहुत सारे इंडिया के में लोग गुटखा खाते हैं जिससे उनको ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर हो जाता है। स्टे हेल्थी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। तो हमको बड़े हो गए, तुम लोगों को कभी भी टोबैको नहीं खाना है, बिकॉज इससे कई प्रकार के कैंसर शरीर में हो सकते हैं। जिस हिसाब से टोबैको नुकसानदायक होता है, उसी तरीके स्मोकिंग यानी कि जो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का पीते हैं, उनकी भी हेल्थ में बहुत ज्यादा इसका दुष्परिणाम होता है। इट इज वेरी इंजरियस। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें लंग कैंसर से होती हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट is provided with small hair like structure called cilia। हम जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया क्या करते हैं, ये जर्म्स को, डस्ट को, अदर हार्मफुल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको इनहेल एयर से दूर रखते हैं ताकि क्लीन एयर हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर सके। जब आप स्मोक करते हो तो जो सीलिया होते हैं, छोटे जो रोम होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अब हवा को फिल्टर करने के लिए उसमें सीलिया नहीं है, जिसकी वजह से जब हम स्मोक करते हैं तो जर्म्स, डस्ट, स्मोक, सारे हार्मफुल केमिकल्स क्या हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, और इस तरीके से लंग्स जो हमारे फ्रेश लंग्स होते हैं उसको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जब ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह के चांसेस बढ़ जाएगा, है ना। एंड कॉज इन्फेक्शन, कॉज एंड इवन लंग कैंसर। ठीक है, तो ये एक नॉन स्मोकर का लंग देखो कितना फ्रेश दिख रहा है, पिंक कलर का, बिल्कुल अच्छे पूरे एल्वेलाई से खुले हुए हैं, खूब अच्छे से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। उसी तरफ दूसरा है जो कि स्मोकर है, जो बहुत ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह खाता है, तो उसके पूरे लंग्स जो है चोक हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर का एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा, इसको इसकी सांस फूलेगी, है ना, इसको बार बार खांसी आएगी, इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगी, और हो सकता है इसको लंग कैंसर हो जाए या हार्ट अटैक वगैरह आ जाए। इसलिए स्मोकिंग इज रियली इंजीरियस, टोबैको के फॉर्म में भी और सिगरेट के फॉर्म में भी। हम अच्छा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कुछ एक्टिविटीज दी थी। इस एक्टिविटीज को मैं लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहली एक्टिविटी क्या है, 5.4, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। उन्होंने बोला टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लो। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया लाइम वाटर। ये देखने में क्लियर और कलरलेस होता है। टेस्ट अगर करोगे तो हल्का सा कड़वा यानी कि बिटर होगा, और हल्की मिट्टी जैसी स्मेल आती है, और इसका जो नेचर होता है वो ये बेसिक होता है ना, दो प्रकार के होते हैं ना, एसिडिक और बेसिक। तो ये बेसिक नेचर होता है, इसका पीएच लेवल करीब 12.4 होता है। उन्होंने बोला एक तुम एकदम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर बनाओ, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ। ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर में तुम हवा ब्लो करो। नाउ हाउ टेक्स फॉर द लाइम वाटर मिल्की। अब जब तुमने स्ट्रॉ डाला, स्ट्रॉ से हवा इसके अंदर फूकी, तो देखो कितनी देर में आपका ये जो चूने का पानी है ये आपका मिल्की हुआ, वो थोड़ी ही देर में ये मिल्की हो जाएगा। यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर। दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी तुम फ्रेश लाइम वाटर लो, इसमें सिरिंज के द्वारा तुम हवा ब्लो करो। अब आप देखो नाउ, हाउ नोट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर दिस वाटर टू टर्न मिल्की। तो अब इसको कितना समय लगेगा मिल्की होने में। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जब मुंह से इसमें सांस छोड़ रहे हैं बाहर, तो ये वाला जो लाइम वाटर है वो जल्दी मिल्की हो जाएगा, बजाय के इससे। इससे ये पता बजाय कि दूसरे सेटअप से जिसमें हम सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तुम्हारे लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जबकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। तो सिरिंज से जब हवा पास ऑन होती है, धीरे धीरे से इसको वो मिल्की
टर्न करती है ना। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो इससे ये हमको पता चलता है जो हवा हम सांस जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखा है। इन द टेस्ट ट्यूब बी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। In the second test tube, the lime water remains unaffected or will turn milky after a long time. इन्फ्रेंस क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ओनली व्हेन मिक्स्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड एज कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तुम्हारा लाइम वाटर मिल्की क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके। एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट एयर एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्मिंग इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो एक्सहेल्ड एयर इसमें यहाँ पे जो हमने ब्लो करी और ये मिल्की हुआ, इसका मतलब ये पता चल गया कि जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। Due to the minimal carbon dioxide in fresh air, lime water remains clear when exposed to air. जबकि इस वाले में जिसमें हम फ्रेश एयर डाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये देर में मिल्की हुआ या मिल्की हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐसी दूसरी भी एक एक्टिविटी है, टेक सम फूड जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। किसी एक चीज में आप, किसी भी प्याली में आप फ्रूट जूस ले लो या शुगर का सोल्यूशन ले लो, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दो। टेक दिस मिक्सचर एंड टेस्ट ट्यूब फिटेड विद वन होल्ड कॉर्क। अब इस मिक्सचर को आप टेस्ट ट्यूब में डालो, उसमें कॉर्क लगाओ जिसमें एक छेद है। फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब। इस कॉर्क को एक बेंट ग्लास टेस्ट ट्यूब से फिट कर दो। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब इसका दूसरा सिरा आप उसमें डाल दो टेस्ट ट्यूब में जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। कितना टाइम लगा इस लाइम वाटर को मिल्की होने में। What does this tell us about the product of fermentation? उन्होंने देखा कि आपने जब मिक्सचर लिया जूस और ईस्ट का तो थोड़ी देर में झाग यानी फ्रोदी हो जाएगा, और जब इसकी गैस इमर्ज होकर लाइम वाटर में आएगी तो लाइम वाटर थोड़ी देर में मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि फर्मेंटेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। When this mixture is smelled after removing the cork, it smells of alcohol. तो इस मिक्सचर से अल्कोहल यानी कि शराब जैसी बदबू आएगी। ठीक है, ये ईस्ट रेस्पायर्स एनारोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि ईस्ट जो होता है वो एनारोबिकली यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रेस्पायर करता है, और इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपका अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर रखा था वो मिल्की हो गया, और अल्कोहल की स्मेल इसलिए आ रही थी क्योंकि फर्मेंट होकर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया फ्रूट जूस। राइट, थर्ड एक्टिविटी है, observe fish in an aquarium. They open and close their mouths and the gill slits behind their eyes also open and close. आप एक एक्वेरियम में फिश को ऑब्जर्व करो, आप देखो किस तरीके से वो अपने माउथ को बार बार खोलती है, उसके जो गिल स्लिट्स है वो किस तरीके से बार बार ओपन होते हैं, आईज कैसे बार बार खुलती बंद होती हैं। आर द टाइमिंग्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। किसी प्रकार से आप देखने कोई कोऑर्डिनेशन होता है कि उसके मुंह जिस वक्त खुलता है क्या उसी वक्त गिल्स खुलते हैं, जिस वक्त मुंह क्लोज होता है उसी वक्त गिल्स क्लोज होते हैं। तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन तो होता ही है ना, क्योंकि वो मुंह से पानी ले रहा है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के द्वारा गिल्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर रहा है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट। ये तो आप एक्टिविटी करो भाई, कितनी एक मिनट में कितनी बार वो मुंह खोलती है और बंद करती है। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन आउट इन द मिनट, और कंपेयर करो कि आप कितनी बार मुंह सांस लेते हो। तो अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फिश होती है वो आपसे कहीं ज्यादा टाइम्स माउथ को ओपन और क्लोज करती है। मतलब जो फिश होती है उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। फिश ओपन्स देयर माउथ एंड गिल्स फ्रीक्वेंटली टू मीट देयर ऑक्सीजन डिमांड्स, क्योंकि हमें पता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो कम होती है, इसलिए ब्रीदिंग रेट जो होता है फास्ट होता है एक्वेटिक एनिमल्स में या फिशेस में। जबकि एयर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए हम लोग का ब्रीदिंग रेट इनके कंपैरिजन में स्लो होता है। ऑब्जर्वेशन, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल इज हायर देन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही था। तो मैंने टॉपिक अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आप प्लीज इस चैप्टर को पढ़े, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, और अगर इनकेस कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।